हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा होंगे। अपना ही चैनल पे बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत है। चलिए, आज हम एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, केमिस्ट्री का। 3-4 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तक हर एग्ज़ाम में किसी में 8-9 क्वेश्चन भी पूछ देता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव किसी भी हो, इसी रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी जीडी या बीएसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, किसी में ही हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस सब में पूछा जाता है केमिस्ट्री। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अपना हाथ से बना हुआ नोट्स है, पीडीएफ है, उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आप लोगों को तक समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से। ठीक, केमिस्ट्री स्टार्ट। केमिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आता है। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बहुत आसान भाषा में हम पढ़ा कर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, सभी ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें कितना चैप्टर, आज हम चैप्टर के बारे में कर लेते हैं। इसके बाद हर चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास डालते रहेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए फ्रेंड, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री कितने 3 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री 3 भागों में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आता है। पहला है पदार्थ की प्रकृति एवं रचना, पदार्थ की प्रकृति एवं रचना। दूसरा है परमाणु संरचना। तीसरा है रासायनिक बंधन। तीसरा क्या है? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। अगला देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक, ऑक्सीकरण और अवकरण। आगे देखिए, आगे अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक, छठा देखिए रेडियो सक्रिया यानी रेडियो एक्टिविटी। ठीक, अगला है 7वां देखिए गैस का सामान्य गुण। 8वां है ईंधन। 8वां क्या है? ईंधन। 8वां ईंधन। 9वां देखिए रासायनिक संकेत। ठीक, क्या है? रासायनिक संकेत। ठीक, ये फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। इसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आता है। पहला है मानव निर्मित पदार्थ। दूसरा है कार्बन एवं कार्बन के अपरूप। ठीक, आगे देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सब होता है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आवर्त सारणी। ठीक, आवर्त सारणी है। दूसरा है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, तत्वों का वर्गीकरण। और तीसरा है धातु और अधातु। मेन चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक, हम चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री करवाएंगे। हर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अदर स्टेट के लिए भी एग्ज़ाम के देने जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पदार्थ की प्रकृति एवं रचना। ठीक, चलिए पदार्थ की प्रकृति संरचना आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो मेन पॉइंट होगा लिखिएगा। चलिए आगे देखिए। ठीक, देखिए अपना हाथ से बना हुआ नोट्स है। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बुक में तो बहुत कुछ सारा लिखा हुआ, मैंने अपना हाथ से पीडीएफ बनाया हुआ है। देखिए, जिसका पीडीएफ लेना है आप लोग कमेंट बता दीजिए, सर पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग आप पीडीएफ के लिए एक लिंक दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए पहला पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना। ठीक, देखिए पहला था पदार्थ यानी सबट्रांस कहते हैं किसे? पदार्थ। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा, पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान ग्रहण करता है, जो
दाब डालता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें जड़ता का गुण होता है, जिसकी अवस्था में ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन हो सकता है तथा जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, समझिएगा फ्रेंड। पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान छेदता है, जो दबाव डालता है। अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कोनो किसी वस्तु को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पदार्थ का प्रकार, टाइप ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठीक, हम बारी बारी आप चर्चा करते हैं इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझाते जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, सॉलिड किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका कोई निश्चित आकार एवं आयतन होता है, वह ठोस कहलाता है। डायरेक्ट समझिए, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक, इसका कुछ गुण देखिए क्या कर रहा है। ठोस का अणु एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठोस का अणु जो है एक दूसरे से बहुत नज़दीक होता है। इसका क्या कारण है समझिए। इसके कारण आंतरिक दूरी बहुत ही कम होती है। इस दूरी में कम होने के मुख्य कारण है आंतरिक बल का अधिक होना। ठीक, जैसे लकड़ी, पत्थर, सभी धातु etc। समझ गए सॉलिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहे थे। अपवाद में कुछ आता है मरकरी, जिसको पाड़ा कहते हैं। ठीक, मरकरी देखिए एकमात्र धातु है जो ठोस अवस्था में न रहकर वह हमेशा किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। वो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, वो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है? आगे दिया लिक्विड। आगे क्या दिया है? लिक्विड, सॉरी हाँ लिक्विड, जिसको हिंदी में हम द्रव कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कहता वह पदार्थ जिसका कोई निश्चित आयतन होता है किंतु इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। सीधा समझिए, जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, इस सब का क्या आता है? आकार निश्चित है मगर आयतन निश्चित नहीं है। ठीक, जिस बर्तन में रखिएगा उस आकार का हो जाएगा, इसलिए आकार उसका निश्चित नहीं है मगर आयतन क्या है? निश्चित है। जैसे दूध को आप गिलास में रखिए तो गिलास आकार का, थाली में रखिएगा थाली आकार का, जिस चीज़ में बर्तन में रखिए उस आकार का हो जाता है, मगर आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। ठीक, देखिए आगे समझिए इसमें क्या कर रहा है, आगे समझिए। देखिए कहता है द्रवों के अणुओं के बीच आंतरिक दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, ठोस की तुलना में अधिक होती है क्योंकि ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आंतरिक बल कम होती है। ठीक, समझ गए? आगे देखिए, द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में बहुत ही कम होती है। द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है, किंतु गैस की तुलना में अधिक होती है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? गैस के बारे में आप जानते हैं आप लोग। ठीक, आप लोग लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए गैस क्या रहा है? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहलाता है। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित हो, जिसका आकार भी नहीं निश्चित हो और आयतन भी नहीं निश्चित हो, उसे हम गैस कहलाते हैं। ठीक, गैस के अणुओं के बीच आंतरिक दूरी बहुत ही अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण है गैस के अणुओं के बीच आंतरिक बल कम होते हैं। गैस के अणुओं के बीच आंतरिक बल बहुत कम होता है। ठीक, आगे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा।
ठोस द्रव गैस के मुख्य अंतर, ठोस द्रव गैस के मुख्य अंतर समझिएगा, ध्यान दीजिए अंतर। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। अब देखिए ठोस का देखिए आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है लेकिन द्रव का निश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। क्या? आकार। आंतरिक दूरी बहुत कम होती है, किसका? ठोस का। ठोस का आंतरिक दूरी बहुत कम होती है और द्रव की गैस की तुलना में अधिक होती है। न सॉरी, द्रव का ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस जो है गैस एवं द्रव की तुलना में सबसे कम होती है, ठीक। आगे देखिए आंतरिक बल सर्वाधिक होती है, किसका? ठोस का। और ठोस की तुलना में कम होती है, किसका? द्रव का, ठीक। और सबसे कम किसका होती है? गैस का आंतरिक बल। अब ये रेखीय गति सबसे कम होती है, किसका? ठोस का, ठीक है। कम और गैस द्रव का भी कम होते हैं और सबसे अधिक किसका होती है? गैस का, ये अधिक होता है, ठीक। ठोस सर्वाधिक अस्थायी होता है, ठोस सर्वाधिक अस्थायी होते हैं और द्रव क्या होता है? ठोस की तुलना में कम अस्थायी होता है और गैस कम अस्थायी है। सबसे कम अस्थायी कौन पदार्थ? गैस होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक। चलिए अब बारी बारी से चर्चा करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा एलिमेंट किसे कहते हैं। चलिए वह मौलिक पदार्थ जिसमें एक समान अणु पाया जाता है, वह मौलिक पदार्थ जिसमें एक समान अणु पाया जाता है और 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, अर्थात तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, मतलब वह मौलिक पदार्थ जिसमें एक समान गुण क्या है? नहीं पाया जाता है और 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी, ये सब क्या है? सब तत्व है। अब तक 114 तत्व की खोज हो चुकी है जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक में पाया जाता है तथा शेष तत्व प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 114 एनसीईआरटी के अनुसार अभी 114 दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118 है, ठीक। 118 तत्व है जिसमें 91 क्या है? जिसमें 91 क्या है? धातु, 91 धातु है और 20 अधातु है, क्या? और क्या है? 20 और 20 क्या है? अधातु है और 7 उपधातु है, 7 उपधातु है, ठीक। 7 उपधातु है, ठीक। ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में 118 तत्व है अभी, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। सभी तत्व एक ही परमाणु के बने होते हैं, सभी तत्व एक ही परमाणु को बने होते हैं, ठीक। सभी तत्व एक ही परमाणु को बने होते हैं। आगे देखिए मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक। याद रखिए धातु और अधातु। धातु और अधातु में अंतर ध्यान दीजिए, यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक। धातु और अधातु में अंतर, चलिए देखिए। धातु प्रत्यास्था एवं तन्य होती है, क्या? तो धातु प्रत्यास्था एवं तन्य होती है। अधातु ठोस एवं भंगुर होते हैं, ठीक। धातु अधातुवर्धनीयता होती है एवं अधातु घातवर्धनीयता होती है, ठीक।
सभी धातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। सभी धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है अधातु। ठीक। धातु में धात्विक चमक होती है, धातु में धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। ठीक। धातु प्राय ठोस अवस्था में रहता है। धातु प्राय किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। अधातु ठोस अवस्था, ठोस अथवा गैस अवस्था में रहता है। धातु ठोस अथवा गैस अवस्था में रहता है। ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए आगे कह रहा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद में क्या था, चीज़ यानी फाड़ा। फाड़ा यह धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इससे पहले हम बताए थे। ठीक। यह धातु होते हुए द्रव अवस्था में पाया जाता है। सॉरी पहले देखिए ऊपर में शीशा देखिए, शीशा यह धातु होते हुए भी विद्युत ऊष्मा क्या है, कुचालक है। ठीक, कुचालक है। और देखिए यह ग्रेफाइट, अपवाद में देखिए अधातु में ग्रेफाइट, देखिए यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक। और अपवाद देखिए, एक दो गो अपवाद भी है। पारा मर्करिया धातु होते भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक। ब्रोमीन देखिए यह अधातु होता है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या, ब्रोमीन। ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, सभी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। सभी धातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर धनायन बनाता है, बनाने की प्रवृत्ति होता है। अर्थात सभी धातु अवकारक होते हैं। सभी धातु अवकारक होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इधर देखिए, सभी अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होता है। अधातु देखिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक, अर्थात धातु ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। अधातु क्या होता है, ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन लवण अर्थात आयन बनाता है। हाइड्रोजन लवण अर्थात आयन बनाता है। ठीक। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर के हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। समझिए, आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है, क्षारीय होता है। और धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या करा, धातु के अंतर्गत कैसा होता है, EgAu AgAl, ठीक, ETC रखा जाता है और लोहा भी रखा है। ठीक। और धातु के अंतर्गत में PS Br या ब्रोमीन O2 ऑक्सीजन ETC को रखा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, 2 नंबर में क्या आता है, कंपाउंड। 1 नंबर में क्या था, तत्व। 2 नंबर में कंपाउंड यानी यौगिक। ठीक, याद रखिए। कंपाउंड देखिए किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात के संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात से संयोग से बने पदार्थ को क्या कहलाता है, यौगिक कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे इसमें करें, इसमें 2 या 2 से अधिक गुण वाले तत्व में बदला जाता है। इसमें कहता है 2 या 2 से अधिक गुण वाले तत्व में बदला जा सकता है। ठीक, जैसे H2O C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, NHO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है,
ये मिश्रण मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्व से संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक तत्व से संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। इनमें पदार्थ का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, इसमें पदार्थ का निश्चित अनुपात नहीं होता, जैसे वायु, समुद्री जल, बारूद etc। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। समांगी होमोजीनियस, समांगी मिश्रण देखिए किससे कहते हैं, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर किससे कहते हैं। देखिए इसमें, इस मिश्रण में पदार्थ का गुण एवं संघटन एक समान होता है। इस मिश्रण में पदार्थ का गुण एवं संघटन क्या होता है, एक समान होता है। ठीक, जैसे चीनी से घुले हुए जल और नमक से घुले हुए जल, ये समांग मिश्रण का उदाहरण है। ठीक, आगे देखिए, असमांग मिश्रण का उदाहरण, नई परिभाषा देखिए, डिफरेंस। इस मिश्रण में क्या कह रहा है, इस मिश्रण में पदार्थ का गुण एवं संगठन अलग अलग होता है, और मतलब नहीं तो इसलिए अलग अलग होता है। ठीक, एक समान नहीं होता है इसमें। ठीक, जैसे चीनी एवं बालू का मिश्रण, धूलकण एवं वायु का मिश्रण, लोहा एवं सल्फर का मिश्रण। ठीक, समझ गए। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता समांग मिश्रण की तुलना में असमांग मिश्रण को अलग करना अधिक आसान होता है। कहता है समांग मिश्रण की तुलना में असमांग मिश्रण को अलग करना अधिक होता है, आसान होता है। ठीक, समांग मिश्रण एवं असमांग मिश्रण को रूप शुद्ध करने के लिए कई विधि का प्रयोग किया जाता है। कहता है समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण को शुद्ध करने के लिए कई विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सा विधि है, ध्यान दीजिए। आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वर्णलेखन विधि, क्रिस्टलन विधि। ठीक, हम बारी बारी से चर्चा करते हैं 6 विधि का। ठीक, चलिए पहला देखिए आसवन विधि। ठीक, ध्यान दीजिए आसवन विधि। देखिए आसवन विधि, इस विधि के द्वारा द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि के द्वारा द्रव के मिश्रण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। आसवन विधि के द्वारा वैसे द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक बिंदु में अंतर अधिक होता है। जैसे क्वथनांक बिंदु में अंतर अधिक होता है। ठीक, जैसे क्वथनांक बिंदु में अंतर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, इस विधि के द्वारा द्रव को वाष्प में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। किस विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा द्रव को वाष्प में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है और पुनः उस वाष्प में ठंडा कर द्रव में बदला जा सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, बदला जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, कदम आसवन विधि की पहली क्रिया जिसमें द्रव को गैस में बदला गया है उसे वाष्पन कहा जाता है। जिसमें द्रव को गैस में बदला गया उसे क्या कहा गया, वाष्पन कहा गया।
आसवन विधि की दूसरी क्रिया जिसमें वाष्प को द्रव में बदला जाता है उसे संघनन कहा जाता है। ठीक, जिस द्रव को गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है और वाष्प को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक, क्रिया समझ गए। आगे देखिए इसमें प्रभाजी आसवन विधि। ठीक, ध्यान दीजिए। इस विधि के द्वारा द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। वैसे द्रव के मिश्रण को इस विधि से अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु अंतर कम होता है। ठीक, जैसे पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। ठीक, समझ गए क्या कहा इसमें प्रभाजी आसवन विधि में। वैसे द्रव के मिश्रण को दूर किया जाता है या अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु क्या होता है, अंतर बहुत कम होता है। ठीक, आगे देखिए गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, जिस तापमान पर पदार्थ ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलनांक बिंदु कहा जाता है। गलनांक बिंदु किसे कहा जाता है, जिस तापमान पर पदार्थ ठोस अवस्था को छोड़कर किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक, उसे ही गलनांक बिंदु कहा जाता है। ये याद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल का गलनांक पूछेगा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु वह तापमान जिस तापमान पर पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में बदला जाता है उसे ही हिमांक बिंदु कहा जाता है। हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, वह तापमान जिस तापमान पर पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे ही हिमांक बिंदु कहा जाता है। और जल का हिमांक बिंदु पूछेगा, इसका भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा जल का हिमांक बिंदु। ठीक, याद रखिएगा ये भी। अब देखिए क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, जिस तापमान पर पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाता है उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जल का क्वथनांक पूछेगा कितना है, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे ओसांक बिंदु। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाता है उसे ओसांक बिंदु कहा जाता है। उसे ओसांक बिंदु कहा जाता है। ठीक, जैसे जल का शुद्ध रूप आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जल का शुद्ध रूप किस विधि से, आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, जल को शुद्ध जल को अशुद्ध जल या मीठा जल कहा जाता है जो विद्युत का क्या है, कुचालक है। ठीक, किंतु जब इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो वह विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। ठीक, याद रखिए, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट सब हैं। आप लोग प्यार देते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता है जल में अशुद्धियाँ को मिला देने पर उसका हिमांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु में अंतर आ जाता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु में क्या है, तो अंतर आ जाता है, अर्थात गलनांक बिंदु घट जाता है और इसका क्वथनांक बिंदु में भी वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक बिंदु में वृद्धि हो जाती है और गलनांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। ठीक, आगे है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देखिए, तीसरा क्या है, वाष्पीकरण, याद रखिए। इसके द्वारा उस मिश्रण को अलग किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है। घुलनशील नहीं, अघुलनशील, और साथ ही वाष्प में वाष्पीकरण होता है। इस विधि से उस पदार्थ को अलग किया जाता है जो अपने क्वथनांक बिंदु पर अपघटित हो जाता है। किस विधि को अलग किया जाता है, जो अपना क्वथनांक बिंदु पर अपघटित हो जाता है, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल। ठीक, आगे का पॉइंट देखिए। चलिए आगे देखिए, ऊर्ध्वपातन विधि।
चौथा क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक, ऊर्ध्वपातन विधि देखिए, इस विधि में उस मिश्रण को अलग किया जाता है जिस मिश्रण में एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ हो और दूसरा सामान्य पदार्थ है। नोट में देखिए क्या लिखा है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, वैसा पदार्थ जिसमें उष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था बदले ही गैस अवस्था में बदला जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है इसमें, और गैस अवस्था से उष्मा निकल देने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, और उसी विधि को क्या करता है, ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। इस विधि से निम्नलिखित ऊर्ध्वपातज पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे कपूर, नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रोसिन, बेंजाइम अम्ल etc। ठीक, आगे देखिए, आगे वर्ण लेखन विधि। क्या है, वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि देखिए, इस विधि के द्वारा किसी मिश्रण को घटक का अवशोषण क्षमता और अधिशोषण क्षमता अलग अलग होने पर उसे शुद्ध किया जाता है। किस विधि के द्वारा, वर्ण लेखन विधि के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं क्या, क्रिस्टलन विधि। इसके द्वारा अकार्बनिक पदार्थ के घटक में उपस्थित ठोस की मिश्रण को अलग किया जाता है क्रिस्टलन विधि से। ठीक, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, नया जो ग्रुप था वो जोड़ दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, आप लोग प्यार दीजिए। ठीक, लाइक कीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे मोलिकुलर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अणु। देखिए अणु किसे कहते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे ही अणु कहलाता है। अणु किसे कहलाता है, वह रासायनिक पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहलाता है। ठीक, कहता है दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक, अंतराण्विक बल, ठोस में यह बल अधिक रहता है जिसके कारण ठोस में आंतरिक दूरी बहुत ही कम होती है। ठीक, आगे देखिए, आगे एटम देखिए, परमाणु। परमाणु क्या है समझिए, वह रासायनिक पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वह रासायनिक पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहलाते हैं। ठीक, डाल्टन नामक विद्वान ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, किंतु आधुनिक मत है कि परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, किसका कथन है, डाल्टन से आपका है कथन। ठीक, आगे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है एक अणु में जब एक ही परमाणु रहता है तो उसे एक परमाणिक कहा जाता है, एक परमाणिक कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, जब दो परमाणु पाया जाता है तो उसे द्विपरमाण्विक कहा जाता है, द्विपरमाण्विक कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, जब चार परमाणु पाया जाता है तो क्या कहा जाता है, चार परमाणु जब पाया जाता है तो टेट्राटॉमिक कहा जाता है। ठीक, जब जब ध्यान दीजिए,
जब 8 परमाणु पाया जाता है तो ऑक्टाटॉमिक कहा जाता है। ठीक, ऑक्टाटॉमिक कहा जाता है। ठीक, जैसे मोनोटॉटमिक पदार्थ विभिन्न अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन etc। चलिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए।